तो दोस्तों आज हम लेके आपके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इट्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 14-15 हजार करोड़ भी इसमें लग सकते हैं नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए दोस्तों। मतलब एक अप्रोक्सीमेट राशि हमने बताई है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अराउंड 10 या 20 साल भी लग सकते हैं एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए दोस्तों। आपने एग्जांपल के लिए कोरोना के टाइम पे देखा ही होगा, कितने ट्रायल्स, कितने स्टडीज करने के बाद कोरोना की वैक्सीन आई है, वो भी कितनी स्पीड, और इसमें रिस्क भी था दोस्तों, क्योंकि बहुत कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन डेवलप किए। देखो मेडिसिन कोई नई डेवलप नहीं हुई, क्योंकि जो भी मेडिसिन आपने लाइब्रेरी में पढ़ी थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कौन सी मेडिसिन अपने लिस्ट में पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसको हमने डेवलप किया है, वो सभी मेडिसिन को कोरिलेट किया गया है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और कोरोना का वायरस कैसा है। तो ऐसा लिंक करके बहुत सी नई नई दवाई जो ऑलरेडी मौजूद थी उनको ट्राई किया गया दोस्तों, जैसे आइवरमेक्टिन हो या HCQ हो या रेमडेसिविर, बहुत से मेडिसिन को ट्राई किया। कोई मेडिसिन फिक्स नहीं थी उस डिसीज के लिए, क्योंकि कोई एक नई दवा बनने के लिए 10 या 20 साल लगती है दोस्तों। इसलिए जो मौजूद मेडिसिन थी उसी मेडिसिन को कोरोना के क्राइसिस के टाइम पे इस्तेमाल किया। देखो आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 नए कैंडिडेट बनते हैं। मतलब समझो कि आपको एक ड्रग अगर बनाने हैं तो 10,000 कैंडिडेट्स को रिसर्च किया जाता है, और उसमें से फिल्टर कर करके एक या दो ड्रग ही फाइनल डेस्टिनी तक पहुंच जाती है कि उसका सही में उस डिसीज के लिए इस्तेमाल होता होगा दोस्तों। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन देखेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ये प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है, ड्रग कैंडिडेट का डिस्कवरी किया जाता है। मतलब समझो कि वायरस किस तरह का है, बैक्टीरिया किस तरह का है, उससे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके हिसाब से मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाता है, जाके उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी हो और वो उसके डिसीज के साथ फाइट कर सकते हैं दोस्तों। मतलब उसे कहते हैं ड्रग कैंडिडेट डिस्कवरी। नेक्स्ट, ड्रग कैंडिडेट ऑप्टिमाइजेशन। समझो कि आपको पता चला कि ड्रग कैंडिडेट ये सही है इस वायरस से, इस बैक्टीरिया से, कोई भी डिसीज से लड़ने के लिए, तो उसको मॉडिफाई करके और भी इफेक्टिव बनाते हैं दोस्तों। तो और उसे कहते, और उसका जो सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ाते हैं, उसका उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, उसको कम किया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं ड्रग कैंडिडेट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ऑप्टिमाइज ड्रग कैंडिडेट विल बी स्टडीड ऑन द एनिमल। जो भी आपने ऑप्टिमाइज किया है ड्रग कैंडिडेट को, उसको हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के ऊपर उसको हम स्टडी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है एंड इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फाइलिंग। मतलब ये जो भी आपका क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा होता है एनिमल्स के बेसिस पे, ये सभी डेटा को हम क्या करते हैं, पूरा कंपाइलेशन करके और रेगुलेटरीज को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल लेने के लिए भेजते हैं दोस्तों। ये रही, मतलब ये स्टेप्स होते हैं न्यू ड्रग प्रोसेस में। और फाइनली जो क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस पे की जाती है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या होती है। स्टेप वन, टारगेट डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डिसीज, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिसीज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ डिसीज। ये सब चीजें आपको सबसे पहले जाननी होंगी, सबसे पहला स्टेप होता है। मतलब आपको कोई ड्रग अगर नया बनाना है तो वो किस पे एक्ट होने वाला है, वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, मतलब उससे कैसे फाइट होना चाहिए। सबसे पहले आपको टारगेट जो डिसीज है उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक नया मॉलिक्यूल डेवलप कर सकते हो कि किस तरह का मॉलिक्यूल आपको चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, ड्रग डिस्कवरी होगा। टारगेट आपने डिसाइड कर लिया तो आपको ड्रग डिस्कवरी करना है। इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड ड्रग कैंडिडेट बाय लैबोरेटरी ट्रायल्स ऑन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मतलब जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, डॉकिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके जरिए भी नए कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है दोस्तों। टू चेकिंग द मॉलिक्यूल्स इन विच बाइंड्स एंड काउंटरैक्ट टू द कॉज ऑफ डिसीज। मतलब मॉलिक्यूल्स को आपको चेक करना है। यहाँ पे चेक किया जाता है, एक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है लॉक एंड की मॉडल जैसा, और उस पे कौन सा मॉलिक्यूल फिट बैठता है और उस पे रिएक्ट होता है, ये सब ये डॉकिंग सॉफ्टवेयर में ड्रग डिस्कवरी के टाइम पे वेरीफाई किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड एफिकेसी विल कीपिंग इन द फोकस। मतलब सेफ्टी तो आपको चाहिए चाहिए, और एफिकेसी तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। एफिकेसी के साथ सेफ्टी भी उतना बहुत इंपॉर्टेंट। समझो आपने कोई डिसीज लिया है,
ये कोई भी कैंसर कम होने के लिए, और वो कैंसर कम हो जाता है, लेकिन और एक कोई नया डिसीज आ जाता है, समझो कि पैरालिसिस हो जाए फॉर एग्जांपल, मतलब नहीं होगा तो वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। तो एफिकेसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ सेफ्टी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उस एनिमल्स पे की जाती है दोस्तों। मतलब सबसे पहले ह्यूमंस पे जाने से पहले एनिमल्स पे इसके ट्रायल्स किए जाते हैं। फाइनली फोर्थ जो है क्लिनिकल ट्रायल्स, एम टू स्टडी द मेटाबॉलिज्म सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब ये ड्रग ह्यूमन की बॉडी में कैसा मेटाबोलाइज होता है, मतलब कैसे खाने के बाद बॉडी में खून में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर एक्सक्रीशन कैसे होता है, रिएक्ट कैसा होता है, ये सब चीजें देखी जाती है। चलो हम देखेंगे फेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है फेज वन में, क्या होता है, मतलब जो हमने क्लिनिकल ट्रायल कोरोना के टाइम पे सब सुना होगा कि 200 लोगों के ऊपर ट्रायल किया, 300 लोगों पे, 400 लोगों के, ये सब का मतलब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले फेज वन क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर लेते हैं, उसमें अराउंड 2 से 20 से 100 अच्छे लोगों को लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं, कितना डोसेज देना चाहिए, उसका इफेक्ट होगा वो चेक किया जाता है, साइड इफेक्ट चेक किया जाता है, ड्रग कैसे बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है उसको चेक किया जाता है, और और कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये ड्रग देने के बाद इम्पैक्ट हो, ये सब चेक किया जाता है। बहुत महीनों तक ये सब चीजें चेक किया जाता है। और सबसे स्पेशल यहाँ पे हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स, मतलब बिना डिसीज के लोगों को यहाँ पे लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फेज टू में क्या होता है, डिसीज्ड ह्यूमन वॉलंटियर, मतलब जिनको डिसीज है एक्चुअली, मतलब जिनको फॉर एग्जाम्पल कोरोना हुआ है तो उनको लिया जाता है। 100 से 300 लोगों के ग्रुप में लिया जाता है। यहाँ पे क्या है, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, मतलब इन लोगों को डिसीज हुआ है, इनके ऊपर ड्रग का कितना असर हो रहा है, ये यहाँ पे चेक किया जाता है दोस्तों। और साइड इफेक्ट्स भी उसके साथ साथ देखे जाते हैं, और उसके साथ साथ जो फेज वन में जो सेफ्टी डोज रेंज, वो सब चीजें भी इसमें देखी जाती है। अराउंड सालों तक चलता रहता है, ये क्या 2 या 3 साल तक फेज टू। नेक्स्ट डेट ऑफ फेज एंड टू विल provides the confidence to conduct the clinical trials of the larger group। समझो का पहले फेज में सेफ्टी के रिजल्ट्स भी सही आए, और दूसरे फेज में इफेक्टिवनेस भी सही सही दिख रहा है, तो आपका ये दोनों का डेटा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि आप थर्ड फेज में चले जाए। थर्ड फेज में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बड़े सैंपल क्वांटिटी में लोगों को ड्रग दिया जाता है, मतलब 1000, 3000, 5000, 10,000, लाखों लोगों को भी दिया जा सकता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग एज के लोगों को, अलग अलग एरियाज में रहने वाले लोगों को, ठंडी गर्मी या मीडियम क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसमें क्या किया जा सकता है, ये दोनों स्टडी किया जाती है बड़े लार्ज लेवल के स्केल, लार्ज स्केल पे। वहां पे अगर सेफ्टी देखा जाता है, साइड इफेक्ट देखा जाता है। और थर्ड ट्रायल फेज जो है, इसके बाद data of all clinical trials collected in registration dossier which contains all the safety efficacy to support final intended use of the drug. The registration dossier is customized and sent to various regulatory authorities of the world for the approval। समझो कि थर्ड ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब ड्रग 100% सेफ और इफेक्टिव है उस डिसीज के लिए, मतलब सटीक दवा हमने बनाई, ऐसा सोच सकते हैं। तो बीच में कोरोना में आपने सोचा सुना होगा कि इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है दोस्तों, फेज वन और फेज टू के बेसिस पे ही दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस के टाइम पे। तो ये दोनों के बेसिस पे दिया गया था, और ये पैरेलली चल रहा था थर्ड फेज। तो ये होने के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। बहुत सी कंट्री ने ऐसे किया, यूएसएफडीए ने किया, इंडिया ने भी किया, यूके ने किया, सभी कम कंट्रीज ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया था कि इसका इस्तेमाल हो जाए। फाइनली जो अप्रूवल होता है उसके बाद फेज फोर चालू होता है। फेज फोर में क्या होता है, जो ड्यूरिंग रनिंग, मतलब जो भी हमने दवाई दी है आफ्टर अप्रूवल के बाद, उसका डेटा कंटिन्यू सालों तक कलेक्ट किया जाता है, और एफडीए को दिया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो आपने सुना होगा कि बहुत सी मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल जो सीरम का जो वैक्सीन था कोविशील्ड, उसके बाद कोई कोई आर्टिकल्स आ रहे थे एफडीए के, या अलग अलग कंट्री के रेगुलेटरी के, कुछ ब्लड क्लॉट हो जाता है, आदमी मर जाता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, मतलब ये सब चीजें होती रहती है। तो इन्हीं के लिए रेगुलेटरी
फेज 4 में डेटा कलेक्ट करती रही थी कि इसका कुछ लॉन्गर टाइम पीरियड पे कुछ इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हो रहा है क्या देखने के लिए, नहीं देखने के लिए। तो नेक्स्ट अभी फ्लो चार्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझो कि आपका मॉलिक्यूल बन गया, कैसे देना है ये भी समझ गया, तो आपको क्या करना है, उसको फाइनली लार्ज स्केल या कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चर करना है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद समझो आपने लेबोरेटरी स्केल पे इतना बनाया, तो उसको इतना बनाने के लिए लार्ज स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मुलेशन एंड एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला को डेवलप करते हैं, डोसेज फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेस डेवलप करते हैं, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल स्टडी का डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद पायलट स्केल के बैचेस में क्या होता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिजिबल ट्रायल बैचेस लिए जाते हैं, उसके बैचेस सबमिट किए जाते हैं। फिर रेगुलेटरी फिर क्या, रेगुलेटरी एंड प्रोडक्ट सबमिशन रहता है। उसके बाद प्रोडक्ट डोजियर बनाया, तो डोजियर में एंटायर डिटेल्स रहती है दोस्तों, उसका डेवलपमेंट से पकड़ के फाइनली उसके सबमिशन बैचेस लेने तक का डेटा पूरा कंपाइलेशन रहता है रिपोर्ट में। जब हमें फाइनल अप्रूवल मिलता है, तो उसके बाद शुरू होता है फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बैच का प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ता है लार्ज कमर्शियल स्केल पे, और उसका कमर्शियल वैलिडेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों समझो आपका कमर्शियल वैलिडेशन खत्म हो गया है, और उसके बाद आपके कमर्शियल बैचेस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आपको कुछ प्रोसेस में चेंजेस करना है मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, या प्रोसेस का लॉसेस कम करने के लिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए एक्सिपेंट चेंज करने हैं, या ग्रेड चेंज करना है, ये पे का सोर्स चेंज करना है, ये पे का ग्रेड चेंज करना है, इक्विपमेंट चेंज करनी है, बैच साइज बढ़ानी है, कम करनी है, ये सब चीजों के लिए एफडीए से पोस्ट अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। तो फाइनली क्या होता है, ये सब होने के बाद प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन एक फेज आ जाता है। क्यों आ जाता है, न्यू प्रोडक्ट्स डोमिनेटिंग इन द मार्केट, नए प्रोडक्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे अभी आइबुप्रोफेन बहुत सालों से चल रहा है, कोई नया ट्रामाडोल अभी मार्केट में आ रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के, या इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, या मार्केट का डिमांड ड्रॉप हो गया, तो ये सब कंडीशन में प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया जाता है। तो ये सब ये है टोटली प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। दोस्तों हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूलिएगा मत दोस्तों। अगले वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।